तो यहाँ पर वेदांता ने अपना डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। वेदांता यहाँ पर 5 डिफरेंट कंपनीज में स्प्लिट होने वाली है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर कंपनी स्प्लिट हो जाती है तो क्या जो छोटी छोटी कंपनी है उनकी वैल्यू का अगर हम यहाँ पर समीशन कर दें तो क्या वो सिंगल जो उनकी पहली एंटिटी थी उससे ज़्यादा आती है कि कम। क्या शेयर होल्डर के लिए चीज़ बेनिफिशियल है या नुकसानदायक। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ क्रिश एंड आई एम एन एमबीए प्रोफेशनल विद एसीसी एंड सीएफए credential. On this channel, we simplify finance, investing, and business to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe to our channel. तो अब बात कर लेते हैं कि वेदांता को डीमर्जर करना ही क्यों है। पर कोर प्रॉब्लम क्या है कि वेदांता मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस में यहाँ पर ऑपरेट करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, ऑयल एंड गैस, पावर एंड स्टील। उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसी की वजह से मार्केट यहाँ पर 30 to 38% कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट अप्लाई कर देती है। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कि एक ही एंटिटी जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब बिजनेसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर डीमर्जर हो जाएगा तो सारी कंपनी अपना खुद का क्रेडिट प्रोफाइल बनाएंगी, खुद ही स्पेशलिस्ट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगी कि भाई जिनको जहाँ पर पैसे लगाना है वो वहाँ पर लगाएं। फोकस्ड मैनेजमेंट हो जाएगी, सब टीमों की अपना खुद का सीईओ होगा, स्पेशलिटी मैनेजमेंट टीम होगी जो कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर गाइड करेगी, ना कि किसी और की वर्किंग को यहाँ पर अफेक्ट करेगी। और प्योर प्ले प्रीमियम मिलेगा कि मतलब अगर कोई मार्केट में कंपनी होती है जो सिर्फ एक ही चीज़ करती है तो मार्केट उसको थोड़ा सा हायर प्रीमियम देती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लो कि किसी एक इन्वेस्टर को सिर्फ एल्यूमिनियम कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जो कि सिर्फ एल्यूमिनियम बनाती हैं। और वेदांता तो यहाँ पर और सारी चीज़ें भी बनाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, ऑयल, गैस और सारी चीज़ें। तो वो वेदांता में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको क्या है, और चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए वो किसी कॉम्पिटिटर का खरीद लेगा। वहीं आप समझ लो एल्यूमिनियम का अलग होता, स्टील का अलग होता। तो उसमें जिसको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जौन सा सेक्टर उससे अच्छा लगे, जौन सी मैन्युफैक्चरिंग उससे अच्छी लगे, वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो। तो इसी ही चीज़ के कारण थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। तो पोस्ट डिमर्जर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फर्स्टली मैं बता दूं, अगर आपके पास एक वेदांता का शेयर भी है तो आपको इन सब का एक एक शेयर मिलेगा, जो कि वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता लिमिटेड का, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन स्टील। तो यहाँ पर आप देखेंगे 43% इबिटा का जो शेयर है वेदांता का फिलहाल, वो वेदांता एल्यूमिनियम से आता है और सेम ही 43% आता है वेदांता कॉपर और जिंक से। बाकी जो हैं जैसे ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील, उनका इतना ज़्यादा परसेंटेज है नहीं इबिटा में। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो वेदांता क्या है, कोई वीक ऑपरेशनल एफिशिएंट कंपनी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर परफॉर्म कर रही है। आप Q3 FY26 में कंपनी का इबिटा देखेंगे जो कि 15,171 करोड़ है। इबिटा मार्जिन भी कंपनी का शानदार है जो कि 41%। डेट टू इबिटा रेशियो भी कंपनी का मैनेजेबल है जो कि 1.23। ROC कंपनी का बहुत अच्छा है जो कि 27%। सेगमेंट वाइज अगर आप इबिटा देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जिंक और कॉपर का और एल्यूमिनियम का लगभग सेम है, जो कि आप देख सकते हैं 43% के अराउंड। और जो सब हैं वो ज़्यादा इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो आप जिंक देख रहे हैं, ये जिंक इंडिया नहीं है, जिंक इंटरनेशनल है जो कि एक अलग एंटिटी है। तो अब डेट स्प्लिट की बात कर लेते हैं कि भाई आप समझ लो कि एक ग्रुप कंपनी जो कि 5 कंपनीज में स्प्लिट होने वाली है, पूरे ग्रुप पर 55,000 करोड़ का डेट है। तो भाई कौन सी कंपनी पे कौन सा डेट जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो कंपनी के जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने यहाँ पर कंफर्म करा है कि अपोर्शन बेसिस पे जाएगा यहाँ पर डेट। इस अपोर्शन बेस पे कैसे होगा कि भाई जिस कंपनी का ज़्यादा एसेट बेस है, ज़्यादा कैपेबल है, कैश फ्लो में ज़्यादा कैश फ्लो कैपेसिटी है, उन पर ज़्यादा डेट जाएगा ताकि बर्डन कम आए। और जो इतना ज़्यादा भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, एसेट बेस भी कम है, तो उन पर उतना ही यहाँ पर बर्डन दिया जाएगा, ना कि ज़्यादा कैश देकर उन कंपनियों की परफॉर्मेंस को हैम्पर करा जाएगा। फाइनल एलोकेशन वैसे अभी बताया नहीं है, पर ये अभी हमें देखना होगा पोस्ट डीमर्जर की एंटिटीज़ की फाइलिंग्स में क्या होता है। और अगर एसिड बेस और कैश फ्लो कैपेसिटी पे भी जाता है तो हिंदुस्तान जिंक तो काफ़ी आसानी से इसे एब्जॉर्व कर लेगी क्योंकि कैश रिच कंपनी है बहुत ज़्यादा। सेम गोज़ विद हिंदुस्तान एल्यूमिनियम। देर इज़ अ मीडियम रिस्क इन्वॉल्व इन ऑयल एंड गैस। पावर में भी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों आया, क्योंकि अभी कंपनी के साथ कुछ रेगुलेटरी इश्यूज हो चुके हैं। कंपनी के भी अथीना बॉयलर्स में यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया था, उसकी वजह से 10 वर्कर्स की भी जान गई है। रेगुलेटरी रिस्क भी अब आ चुके हैं, तो इसलिए लो टू मीडियम रिस्क है। आयरन और स्टील का मैंने बताया था आपको कि इबिटा शेयर भी इनका कम है कंपेयर टू ग्रुप का, तो इसलिए अगर इन पर थोड़ा ज़्यादा डेट आ जाता है तो रिस्क बढ़ जाएगा काफ़ी। एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रोमोटर प्लेज रिस्क, कि भाई जितना भी प्रोमोटर होल्ड करता है ना वेदांता में, अराउंड 56 to 55% है, तो उसमें से 99.99% जो है वो प्लेज्ड है।
तो अगर वो चीज़ 5 स्टॉक में अगर आप कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि हर स्टॉक पे अलग मार्जिन कॉल्स यहाँ पर आ सकती हैं, उसकी वजह से पैनिक सेलिंग हो सकती है, सप्लाई साइड बढ़ जाएगी, डिमांड कम रह जाएगी, स्टॉक प्राइस क्रैश कर सकता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं एस वैल्यूएशन फ्रेमवर्क की। एस वैल्यूएशन क्या होती है? सम ऑफ द पार्ट्स। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, 5 एंटिटीज़ के यहाँ पर नेम लिख देना, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल, पावर एंड स्टील। उसके बाद जोन सा भी वैल्यूएशन मल्टीपल ले रहे हो उसकी की मैट्रिक यहाँ लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने EV/EBITDA मल्टीपल लिया है जो कि 8 to 9 है, तो यहाँ पर हमने हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप लिया है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है 97,000 करोड़। यहाँ पर हम EBITDA शेयर ले रहे हैं क्योंकि ये क्या है, अभी लिस्टेड नहीं है कंपनीज इतनी ज़्यादा, तो उसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन निकालनी इतनी आसान नहीं है। तो एल्यूमिनियम बिजनेस का एबिटा शेयर कितना है? 43%, तो एबिटा कितना जाता है? 19,500। और जो पीयर कंपनीज का मल्टीपल आ रहा है 7 to 9 है, उससे 1.35 से 1.75 लाख करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू रेंज आ जाती है एल्यूमिनियम की। सिमिलरली हमें करना है ऑयल, पावर और स्टील का, और इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 2.64 से 3.18 करोड़। इसके बाद हमें डेट को माइनस करना है जो कि 55,000 करोड़ का था, तो नेट इक्विटी एसओटीपी वैल्यू आ जाती है 2.1 से 2.6 लाख करोड़ की। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एसओटीपी वैल्यू को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देना है। बियर केस अगर हम लेते हैं कि 2.1 लाख करोड़ ही आती है तो 550 पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। बेस केस में हम बीच का ले सकते हैं, जो हमने लिया यहाँ पर 2.3 से 2.4 लाख करोड़, तो 600 से 650। अगर हम हाईएस्ट ले लेते हैं जो कि 2.6 लाख करोड़, तो 700 प्लस की वैल्यू पर शेयर। क्या है कि भाई डेट एलोकेशन एसिमेट्रिक हो जाए, किसी को ज़्यादा मिल जाए जो कि उसे उठा ना पाए, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी उसे कम डेट मिले। दूसरी दिक्कत क्या है? प्रोमोटर प्लेज की मैंने आपको बताई थी। पे VRL जो पेरेंट कंपनी है, उनको क्या है, उनके ऊपर $4 बिलियन का यहाँ पर डेट है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो सब्सिडी कंपनी है उन्हें डिविडेंड यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव कि वो केपेक्स कर रहे हैं, कैश क्रंच है, कैश फ्लो आ नहीं रहा है। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन की भाई 12 साल की ही इनकी लाइफ बची है कि ये एक्सट्रैक्ट कर सकें इसे। राजस्थान का जो ब्लॉक है इनके पास वो मैच्योर हो रहा है, एक्सेलरेशन पाइपलाइन है उनमें भी दिक्कत आ रही है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। प्लांट इंसिडेंट हुआ है फिलहाल ही 14 अप्रैल को, जिसमें 10 वर्कर की यहाँ पर डेथ भी हो गई थी। तो इससे क्या है, कंपनी के जो यहाँ पर गुडविल है उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी कंपनी के पीछे हैं कि दिक्कत क्या आ रही है, और हर कंपनी की हर एंटिटी को अब चेक भी होगा कि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे। लिस्टिंग वोलेटिलिटी और इंडेक्सिंग रीबैलेंसिंग, 5 स्टॉक जो हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ETFs हैं या फिर इंडेक्स फंड हैं या म्यूचुअल फंड हैं जो कि निफ्टी 50 को टारगेट करते हैं, तो वो उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उन पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। पर अगर वो निफ्टी 200 का पार्ट होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप में चले जाते हैं, समझ लो जैसे स्टील और आयरन बिजनेस है काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिंग कम होगी, शेयर प्राइस भी नीचे जा सकता है। तो वर्डिट क्या है, क्या वैल्यू अनलॉक हो रही है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, डेट कैसे यहाँ पर शफल होगा। ये एक स्ट्रक्चरल लॉजिक साउंड कर रहा है कि कोलोमरेट जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं 38%, तो रियल वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगी। जो कंपनी का जिंक और एल्यूमिनियम बिजनेस है जो कि 86% EBITDA को कंट्रीब्यूट करता है, कॉम्पिटिटिव है, बायर क्वालिटी डेट यहाँ पर ले पाएगा, डिस्काउंट रिमूवल हो जाएगा, सिनर्जी क्रिएशंस यहाँ पर हो जाएंगी। पेरेंट कंपनी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डेट है वो कैसे कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी को रेगुलर कैश फ्लो चाहिए। प्लेज का बहुत बड़ा इशू है, मैंने आपको बताया। चीज़ें आपको देखनी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन वेदांत। इफ़ यू वांट मोर ऑफ सच इंसाइटफुल वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट वी आर नॉट अ SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.